जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो फिजिक्स के पेपर का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। 2024 में जो भी आपका जो पेपर आया था, उस पेपर से रिलेटेड हम लोग बातें कर रहे थे कि जो है आपका किस लेवल का और कैसा पेपर आया है। तो इसके पहले इसके फर्स्ट ये तो है आपका जो है फिजिक्स के पेपर जो है 2024 का, ये जो फिजिक्स का पेपर हुआ उसका सोल्यूशन है, ये पार्ट 2 है। इसके पहले जो है अगर जो आपका पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, यानी पार्ट 1 में हमने पूरे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ये जो है आपके 24 के पेपर का फिजिक्स का। तो उसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके हैं। ये जो है सभी एक एक नंबर के प्रॉब्लम है, सेक्शन बी के प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़ेंगे और तब जाकर के इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सभी जो है आपका डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम है, सभी एक एक नंबर के प्रॉब्लम है, एक नंबर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखें और इसका आंसर देने का प्रयास करें। सेक्शन बी का प्रॉब्लम है, कह रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिलेटिव रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। यानी कि ये इसमें आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि आपसे कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, रिलेशन लिख करके बताओ। आपको सिंपल रिलेशन लिखने के लिए कह रहा है, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कंडक्टिविटी में। अब ये ध्यान से देखिए, अभी तक जो भी हमने सिलेबस के अंदर जो पढ़े थे वो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपका जो है करंट के बीच में रिलेशन पढ़े थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता था कि ये भी बताया गया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपके करंट के बीच का रिलेशन पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन ना पूछ करके यहाँ कंडक्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन पूछ दिया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो ये ध्यान से देखिएगा कि ये जो है आपका रिलेशन क्या निकल करके आएगा। ये तो सभी पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है, तो ये हम लोग जानते हैं I इजिकल टू आई। ये जो है हम लोग रिलेशन पढ़ चुके होंगे क्या, I इजिकल टू जो है आपका वीना, यानी कि आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ जो I जो है ये करंट है और ये जो है Vd जो है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। n जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो n जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इस तरीके से ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपकी कंडक्टिविटी के बीच में। लेकिन हमसे ये रिलेशन न पूछ करके हमसे कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन पूछा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिविटी जो है आपका सिग्मा कहते किसको है, 1/रो, यानी कि आपका सिग्मा इजिकल टू 1/रो, यही आपकी कंडक्टिविटी का जो है आपका जो है ये डिफाइन करने का जो है आपका फार्मूला है। सिग्मा इजिकल टू 1/रो, रो जो है रजिस्टिविटी है, ये रो को क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। यानी द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी। यानी कि आपका सिग्मा बराबर 1/रो, सिग्मा बराबर 1/रो। तो ये बताओ जो है, ये तो हम लोग फार्मूला जानते हैं और उसके बाद से ये भी रिलेशन जानते हैं, I इजिकल टू वीना के नाम से, जिसको बहुत ही फेमस फार्मूला है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में Vd आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवहन वेग। तो यहाँ से हम लोग तो लेकिन यहाँ जो है अब इसमें हम लोग रो और थी सिग्मा और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए। तो बताओ जो है हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, आपका जो है I के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं V/R। ओम के नियम से I के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं V/R। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, R जो है रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद से जो है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी Vd वैसे रहने दीजिए, ENA। ये बता दीजिए जो है आपका, ये हमने यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद से अब यहाँ ध्यान से देखिए जो है, अब यहाँ पर हम लोग कौन सा जो है रिलेशन लगाने जा रहे हैं। तो ये जो है अब R को हटा दें और R को डिफाइंड कर लें रजिस्टिविटी के फॉर्म में। तो इसको बना लेते हैं हम लोग जो है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद से आप एक रिलेशन ये पढ़े होंगे, ये वाला R इजिकल टू रो L/A। R इजिकल टू फार्मूला होता है रजिस्टेंस बराबर जो है आपका फार्मूला होता है रो L/A, जहां रो जो है आपकी रजिस्टिविटी है, L जो है कंडक्टर की लंबाई है और A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहाँ से जो है R की जो वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रख दिया जाए
तो इक्वेशन 1 में तो बता दो क्या मिल जाएगा इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में मिल जाएगा आपका v, और नीचे जो है आप r के जगह पर रखने जा रहे हैं रो L/A, और इधर है आपका VD और ENA। अब चलो ये जो है आपका ये जो वैल्यू हम लोग चाहें तो अब इसको जो है अगर रेसिप्रोकल करें तो ये कितना हो जाएगा v, और ये हो जाएगा a, और अपान में कौन आ जाएगा रो इंटू एल, और इजिकल टू इधर क्या चल रहा है VDENA। देखो a से a कट गया, a से a कट गया, और 1/रो, यहाँ 1/रो है ना, तो इस 1/रो को क्या कहते हैं सिग्मा कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये हो गया आपका v, और इसके बगल में आ जाएगा आपका कंडक्टिविटी सिग्मा, और अपान में क्या चल रहा है L इजिकल टू VDEN। अब यहाँ से जो है आप जो है यहाँ से बहुत आसानी से अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या v इजिकल टू, या सीधे सीधे हम लोग सिग्मा की वैल्यू निकाल दें तो सिग्मा इजिकल टू हो जाएगा VDENL, और अपान में क्या आ जाएगा v। ये जो है आपका रिलेशन आ गया किसके बीच में, कंडक्टिविटी। देखो सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी है, VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, और V यहाँ पोटेंशियल है। ये जो V पोटेंशियल है, ऊपर VD है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यही इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना था जो आपसे 1 नंबर में प्रॉब्लम पूछा था। तो डायरेक्ट न पूछ करके थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया था, ये घुमा करके आपसे पूछ लिया कि आपका कंडक्टिविटी और आपका जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो हमने रिलेशन भी निकाल करके दे दिया कि हाँ इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अब सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। ये इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बताएं। ये तो आपको जो है क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व होगा, हमने पूरा जो है प्रोसेस करके दिखा दिया। यहाँ कंडक्टिविटी याद रखिएगा, कंडक्टिविटी होता है सिग्मा इजिकल टू 1/रो। यहाँ से निकालते हुए हमने यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, आगे प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट नंबर का। ये जो है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, इसको हटाते हैं। ये हो गया आपका। अगला प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि स्टेट द एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ तो जो है आपको कई बार बताया गया है कि व्हाट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ध्यान से देखते हैं इसको क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहा कि अगर आपका कोई भी आपका क्लोज लूप है, यहाँ पर जो है आपका क्लोज पाथ लिया जाता है, तो क्लोज पाथ जो है आपका B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी कि ये यही स्टेटमेंट किसके नाम से जाना जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। जिस तरह से वहां पर सेकंड चैप्टर में आपको गॉस लॉ बताया जाता है, उसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ बताया जाता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ क्लोज पाथ। यहाँ पाथ जो है आपका क्लोज होना चाहिए, वहां क्लोज सरफेस डिफाइंड होता है, यहाँ क्लोज पाथ होता है। क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनसाइड द क्लोज पाथ। उस क्लोज पाथ के अंदर की कुल करंट का जो है आपका क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स होता है। यही जो है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है। बस इसका स्टेटमेंट लिख देना है और ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन लिख देना है, यही आपका जो है एम्पियर सर्किटल लॉ हो जाएगा। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम देखें। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर में कह रहा है कि आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इन जूल, यानी 1 किलोवाट आवर को आपको जूल में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखें, ये जो है आपको इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो है आपका जूल है, इसका मतलब कि जो है वर्क के एनर्जी में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये तो आप फार्मूला जानते हैं ना कि P इज इक्वल टू जो होता है आपका W/T होता है। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, P गुणे T हो जाएगा। पावर आपको दिया हुआ है आपका कितना, 1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर लिखा है, 1 किलोवाट हो गया। और टाइम आपका किस में लिखा है, टाइम जो है आपका 1 आवर में है।
ये बता दो जो है आपका ये किलोवाट है, तो इसको वाट में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो गया। और इधर जो है आपका टाइम 1 आवर है, तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो ये हो गया आपका 3600 सेकंड हो गया। ये कितना हो गया, 3600 सेकंड हो गया। 1 घंटे में 3600 सेकंड होगा ना। अब उसके बाद से जो है अब ये सेकंड में आ गया। अब उसके बाद से ये वाट है, तो इस वाट को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, यानी कि वाट जो है आपका फार्मूला है, वाट का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड। पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। तो यानी जूल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं। तो इसका यूनिट अगर कोई पूछेगा कि हाँ पावर का यूनिट बताओ, तो होता है आपका जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही तुम क्या लिखते हैं, वाट लिखते हो। जूल पर सेकंड को ही क्या लिखते हो, वाट लिखते हो। तो इस यहाँ वाट के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। अब यहाँ कितना हो गया 3600, और यहाँ कितना है सेकंड। सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कट गया। तो ये बताओ जो सेकंड से सेकंड कट गया तो ये कितना आ गया, यानी कि ये हो गया 3 और 6, और यहाँ का 2 जीरो और 3 जीरो, तो यानी कितना हो गया आपका 5 जीरो हो गया। ये हो गया। और ये किस में आ गया, जूल में। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो ना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6, ये हो गया जूल। यानी 1 किलोवाट आवर को हमने जूल में बदल दिया, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होगा। ये हो गया। ये आपका 3rd नंबर का प्रॉब्लम था जो 1 नंबर में पूछा हुआ था। फिर क्या कह रहा है, ये आपको राइट द डायमेंशन इक्वेशंस ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, यानी स्व प्रेरण का जो है आपसे यहाँ डायमेंशनल पूछ रहा है, यानी कि आपसे बीमा पूछ रहा है कि इसकी बीमा बताओ। बीमा यानी समझ रहे हैं ना, यानी कि वही जो है आपका डायमेंशन पूछ रहा है, यानी कि जो बीमा आपसे निकालना है। बीमा जो है ये मत समझिए LIC वाला बीमा नहीं है। ये जो बीमा जो है आपके, जो बीमा क्या होता है कि जो आपसे 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो मूल राशियां होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का जो है यूनिट होगा, तो 7 फंडामेंटल यूनिट होगा। उसी 7 फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर लगाया जाता है उसी को बोलते हैं डायमेंशन। तो ये इसका डायमेंशन निकालना है, तो फार्मूला अगर याद रहे तो तुरंत लिख दोगे। अब ध्यान से देखते हैं जो है इसका डायमेंशन कैसे आएगा। ये जूल में बदल लिया, ध्यान से देखना, ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो याद रखिएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट आवर में। अब यहाँ जो है आपसे पूछा है क्या, डायमेंशन पूछा है। ये बताओ जो है सेल्फ इंडक्टेंस जो है आपका फार्मूला होता है E बराबर माइनस यल di/dt। यल क्या है आपका, यही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। ये जो है ई जो है EMF है, di/dt क्या है, चेंज इन करंट। ऊपर जो है आपका चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस, यही सेल्फ इंडक्टेंस है यल सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, यल इज इक्वल टू आपका फार्मूला बन जाएगा क्या, यानी कि जो है यल इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपान, ये अपान में क्या आ जाएगा di/dt। ई इज इक्वल टू जो हो जाएगा फार्मूला, यल इज इक्वल टू आ जाएगा E/di/dt। हमने यल की यहाँ से वैल्यू निकाल लिया। अब बता दो जो अगर यल की वैल्यू आपने निकाल लिया तो यहाँ से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस ई, और ये हो गया dt ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ गया di हो गया, नीचे क्या हो गया di हो गया। अब सारा जो है अब यूनिट रख दो। ई क्या है, EMF है, EMF का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका जो आपको पोटेंशियल की तरह से बिहेव करता है। तो ये एक तरह से जो है आपका ई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो V बराबर फार्मूला होता है W/Q, V बराबर W/Q। तो यहाँ से जो है EMF ई को हम लोग हटा सकते हैं किससे, तो ई को हटाएंगे W/Q से, और बगल में यहाँ क्या रहेगा dt, और नीचे क्या है di। अब सारा जो है यूनिट, अब तो जो है आपका स्टैंडर्ड में हो गया, अब तो यूनिट सबका पता ही होगा डायमेंशन। वर्क का डायमेंशन कितना होता है, mL²T⁻², जिसको वर्क का नहीं याद है वर्क का फार्मूला निकाल के तोड़ लेना। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T⁻², और डिस्प्लेसमेंट का यल, तो ये हो जाएगा mL²T⁻²। ये किसका डायमेंशन हो गया, वर्क का।
तो ये तो आपका वर्क का डायमेंशन हमने लिख दिया ऊपर W का ml²T⁻²। इधर बगल में तुम्हारा क्या चल रहा है, टाइम का डायमेंशन कितना होता है T, और फिर आ गया नीचे कितना लिखा है, ये चार्ज है Q। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है AT, ये तो पता होगा चार्ज का डायमेंशन क्या होता है AT। और फिर आपका जो है नीचे होल अपान में क्या लिखा है DI, यानी करंट है ना, चेंज इन करंट, तो करंट का डायमेंशन तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट का डायमेंशन कितना होता है कैपिटल E। तो ये हो गया आपका कैपिटल E। इसी को सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ ध्यान से देखो T से T क्या हो गया स्वाहा हो गया, ए भी जा करके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये हो जाएगा आपका ml²T⁻², और जो है आपका ए का ए में गुणा होगा, इसके नीचे 1 बना करके रेसिप्रोकल करोगे तो ए का ए में गुणा होगा A², लेकिन नीचे रहेगा A², फिर ऊपर लोगे तो A का पावर -2 हो जाएगा, A का पावर -2। यही जो है आपका डायमेंशन आ गया किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का। कितना आ गया ml²T का पावर -2, A का पावर -2, यही आपका डायमेंशन है, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन हमने निकाल दिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये सब फिजिक्स जो है ये जो है आपको फिल करने वाला सब्जेक्ट है, जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक जो है इसमें पढ़ने मजा नहीं आएगा। अब कोई जो है अब ये डायमेंशन रट करके थोड़ा जाओगे पेपर हाल में, गेट पर जाते जाते भूल जाओगे, तो इसको रटना नहीं है, इसके जो है कैसे निकल रहा है ये फार्मूला बेस पर है। अगर फार्मूला आपको याद है आपका सेल्फ इंडक्टेंस के लिए तो आप तुरंत इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा ई जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये पोटेंशियल की तरह से बिहेव होता है, तो पोटेंशियल के लिए जगह पर हमने ई की जगह पर लिख दिया W/Q। Q का जो है बीमा होता है AT, और इधर जो है आपने इसका वर्क का बीमा लिखा, इधर समय का बीमा T लिखा, और करंट का बीमा एक कट पीट करके और बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दिया। यही आपका डायमेंशन आ गया किसका, E का, ये L का, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का हमने डायमेंशन निकाल लिया। ये था आपका अगला प्रॉब्लम जो है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है, अगला आपसे पूछ रहा है कि द आयोनाइजिंग एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज द 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट in a state where n is equal to 2, what will be the ionization energy of its electron, यानी इलेक्ट्रॉन की जो आयनित ऊर्जा है यही आपसे पूछ रहा है। तो हमने याद करो आपको पढ़ाए थे कि जो है आपका ये n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, इस तरीके जो है आपके जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो आपने पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पढ़े थे, तो ये होता है सभी एनर्जी लेवल की जो है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़े थे, तो उसके जो है हर एक जो है स्टेट की अलग अलग एनर्जी होगी, उस एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था -13.6 Z²/n²। n जो है आपका नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, z जो है आपके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फार्मूले पर रख करके किस सेल का पूछ रहा है, n इज इक्वल टू 2 वाले सेल का पूछ रहा है। ये बताओ n इज इक्वल टू 2 वाले सेल के लिए रख दोगे तो बता दो जो है आपका -13.6, और आपका जो है ये हो गया z जो है हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। n बराबर क्या रख दो 2, तो 2 का स्क्वायर 4, इसको काट पीट करके छोटा कर दो तो 4 × 12, यानी कि आएगा -3 पॉइंट जो है आपका 34 के आसपास आएगा। 4 × 12 3.34 के आसपास आएगा। ये जो है आपका क्या आ गया, ये जो है आपका इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, माइनस में रिजल्ट आया माइनस में 3.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है आपकी एनर्जी आई दूसरे सेल की, लेकिन यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि उसको जो है वो अपना ऑर्बिट यानी अपना सेल छोड़ करके वो इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में कब जाएगा, तो इतना ही जब उसको प्लस में जब एनर्जी मिलेगी तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ देगा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बस यहीं पर क्या कर दो प्लस लगा दो 3.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना पॉजिटिव में अगर उसको एनर्जी मिलेगा अपना ऑर्बिट क्या करेगा छोड़ देगा, तो ये जो है अपना ऑर्बिट छोड़ करके दूसरे सेल में यानी कि दूसरी कक्षाओं में चला जाएगा, कब जब इतना ही प्लस में दिया जाएगा तब। तो इतना जो है आपका प्लस में 3.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आपका करेक्ट आंसर है।
ये जो है आपके प्रॉब्लम नंबर ई था, यानी कि 5वें प्रॉब्लम था। 6वें की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमने फार्मूला कई बार लिखवाए थे कि जो है ध्यान रखना, इस फार्मूले पर जो है आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी था। आगे देखते हैं अगला। अगला ये डिफिनीशन पूछा है आपका रे ऑप्टिक्स से, कह रहा है कि आपका डिफाइन द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर कभी जो है आप अगर नदी, समुद्र या तालाब के अगर किनारे अगर खड़े होंगे तो ऐसी घटनाओं को जो है आप फील किए होंगे, लेकिन आपके पास जो है कहाँ उतना फुर्सत होता है ये फील करने का कि हाँ थोड़ा सा आए हैं नदी या तालाब के किनारे, तो थोड़ा इसको जो है आपको एक बार जो है देखा जाए कि हाँ इसमें कौन सी घटनाएं इस तालाब के किनारे आए हैं, तो थोड़ा उसको जो है बारीकी से अध्ययन करते नहीं है। जाते हैं इधर तो तेजी रहती है तुरंत सेल्फी लेने का, तो कहाँ वहां जो है अब हम लोग जो है तालाब की घटनाओं को कहाँ एनालिसिस करते हैं या नदी के किनारे का। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप क्या कीजिए कि एक जो है आप पत्थर लीजिए और एक पत्थर क्या कीजिए कि उस पत्थर को जो है जब ही आप तालाब के अंदर जब फेंकते हैं तो देखिएगा वहां जो है लहरें उत्पन्न होती हैं और इस तरीके से जो है आपकी लहर किनारों तक पहुंचती है। तो उसमें जो है आपका इस तरीके से जो आप जब यहाँ पर कोई भी अगर कंकड़ फेंकते हैं तालाब में, तो इस तरीके से जो है आपका जो है ये सरफेस बनता हुआ जो है आपका इस तरीके का वेव बनता हुआ आपका पूरे किनारों तक पहुंचता है। तो जितने भी आपका इस सरफेस पर पार्टिकल होंगे, जितने भी इस सरफेस पर पार्टिकल होंगे, सभी के सभी जो है आपका वह समान कला में क्या कर रहे होंगे, वह जो है वाइब्रेट कर रहे होंगे, सभी के सभी जो है समान कला में। तो इस सरफेस पर जितने भी मीडियम के पार्टिकल हैं, यानी जितने भी माध्यम के कण हैं, यानी जल के जितने भी कण हैं इस सरफेस पे, वह सभी के सभी समान कला में जो है वो गति कर रहे होंगे, समान कला में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, जो है आपका यह जो है आपका अब यह पृष्ठ न कहला करके वेव फ्रंट कहलाता है, यानी कि तरंगाग्र कहलाता है। जैसे आपका ये तो हो गया तालाब की घटना। जैसे क्या कीजिए कि जो है आपका मान लीजिए कि इधर से लाइट जो है आ रही है, उसके रास्ते में एक जो है आप कॉपी रख दीजिए, उस कॉपी पर आपके यहाँ पर रख दिए हैं, तो इस कॉपी पर जो है आपके माध्यम के जितने भी कण हैं इस कॉपी पर जो स्थित हैं वह सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में जो है वाइब्रेट करेंगे, जो इस कॉपी पर इस पृष्ठ पर स्थित है। तो अब इसको हम पृष्ठ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वेव फ्रंट। तो यही जो है आपको वेव फ्रंट था, ये आपने वेव फ्रंट को डिफाइन कर लिया। तो इस तरीके से जो है आपका सेक्शन बी जो है कंप्लीट होता है। इसमें जो है 6 प्रॉब्लम दिए थे, हमने सभी के बारे में एनालिसिस कर दिया। आप जो है खुद देखें कि हाँ आपने क्या ऐसे जो प्रॉब्लम को आपने इस तरीके से इस मेथड से क्या सॉल्व किए थे। अगर जो है आप सॉल्व किए होंगे उसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितना आपको समझ में आया अगर लिखे होंगे तो 100% पूरे दावे के साथ कहते हैं कि आपको नंबर मिलेगा। अगर जो है पूरा उसी तरह से ब्लैंक छोड़ करके आए होंगे तब तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो आप जो है अगर इस क्वेश्चन को टच करके आए होंगे, उसको सॉल्व करके आए होंगे, 2-4 लाइन लिख करके आए होंगे, तो एकदम श्योर आपको नंबर मिलेगा और आपका जो है रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आने वाला है और जो है आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। लेकिन वही आप इसको उन्हीं का जो है रिजल्ट जो है बहुत ही बेस्ट आएगा जिन्होंने सारे प्रॉब्लम को टच करके आए होंगे, करके आए होंगे। पेपर का लेवल भले से थोड़ा सा जो है हाई था, लेकिन जो अगर आपने क्वेश्चन टच किए होंगे तो सबको जो है अच्छा नंबर मिलेगा। किसी के जो है आपके जो है फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, सबको नंबर मिलेगा। लेकिन हाँ प्रॉब्लम आप टच किए होंगे तब। इसी के साथ जो है अब हम लोग जो है 3rd लेक्चर में मिलेंगे। इसके जो है आपके जो लॉन्ग प्रॉब्लम है उसको देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।